हे क्योरेस, वेलकम बैक टू द फेक क्लब एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो सब? ठीक हो ना? आई होप सब ठीक ही होंगी, बढ़िया ही होंगी। सो गाइस, पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि कोई बहुत ज़्यादा रोते हुए मधु के सर पे हाथ फेर रही थी, उसे रिलैक्स करा रही थी। मनु बहुत अच्छे से उसकी ध्यान रख रही थी, उसकी केयर कर रही थी। पर क्या है बोलो, उन्होंने तो सिर्फ और सिर्फ ये सब दिखावा करने के लिए कर रही थी ना कि देखो मैं तुम्हारी कितनी परवाह करती हूँ, कितने फिक्र करती हूँ, तुम में अलावा हमारी और है ही कौन। तो उसके बाद मानो उन्होंने और ज़्यादा हाइपर होके और ज़्यादा परेशान होके कहती, अरे बेटा पता है हम कितनी ज़्यादा घबरा गए थे। हम बार बार ऊपर वाला से दुआई की ताकि तुझे कुछ भी ना हो। तू सही सलामत रहे बेटा, तू सही सलामत रहे। अब पता तू ठीक है ना? कहीं तेरे सर पे कोई दर्द तो नहीं हो रहा है? हाँ देख कितनी ज़्यादा चोट लगी है तेरे सर पे। जिस पे मधु एक हाथों से उनके हाथ पकड़ लेती तो दूसरी हाथों से अपने सर पे पकड़ लेती, क्योंकि उसके सर में सच में बहुत दर्द हो रहा था। पर फिर भी वो अपने सर को थोड़ा सा ऊपर करके कहती, अंकल प्लीज़ इतनी परेशान मत होइए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। अब रिलैक्स हो जाइए, मैं ऑफिस भी जा सकती हूँ। तो क्या बोलो यार, वो ऐसे बोलती है ना कि मैं ऑफिस भी जा सकती हूँ। ओह माय गॉड, तो मैं सुन के तो मानो उनके पैर की ज़मीन खींच जाती कि यार अगर ये ऑफिस जाएगी तब तो इसे सब पता चल जाएगी मैं पैसा के सब कितनी हेरा फेरी की। नहीं उसे रुकना होगा, उसे ऑफिस नहीं जाने दे सकती, कुछ भी करके उसे रुकना ही होगा। तो क्या बोलो यार, उन्होंने तो दिल में ऐसे ही उसके फिर से मधु को अच्छे से समझाने लगती। मना जैसे मधु के बहुत फिकार है, मधु को बहुत प्यार करती है। और फिर कहती, अरे बेटा मैं कह रही हूँ ना, और देख तेरी तबीयत बहुत खराब है, अगर तू ऐसे हालत में जाएगी तब तो तेरी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ जाएगी ना। तो चुपचाप लेटे आराम कर, मैं हूँ ना, मैं ऑफिस चले जाती हूँ और मैं सब कुछ अच्छे से संभालूंगी। तू बिल्कुल टेंशन मत ले, मैं हूँ ना, मैं सब कुछ बहुत अच्छे से संभालूंगी। मान ले बिल्कुल तेरी पापा का तरह, तेरी पापा जैसे खुद की कंपनी संभालती थी ना, बिल्कुल वैसे मैं भी संभालूंगी। हाँ मैं आती हूँ तो रिलैक्स हो जा और अच्छे से आराम कर, टाइम पे खाना खा लेना और साथ दवाई भी। ओके मैं आती हूँ। तो क्या बोलो यार, उन्होंने तो ऐसे बोलती पर अपनी आंसू साफ करते हुए मानो बहुत ही गुस्से से, पता नहीं क्यों। तो मानो उन्होंने तो गुस्से में ऐसे ही जल्दी में बाहर की तरफ जाने लग जाती। तो इतने में ही वहाँ पे जो औरत था ना, उन्होंने पीछे घूमती और फिर कहती, अरे भाई साहब अब इतनी जल्दी कहाँ जा रही है, अभी तक तो खाना भी नहीं ख़त्म किया। तो उन्होंने थोड़ा सा रुकती और फिर कहती, नहीं मुझे और नहीं खाना, मेरा बस हो ही गया। और असल में ऑफिस में कुछ इम्पोर्टेंट काम आया ना, इसलिए मुझे अभी जाना होगा, मैं आती हूँ। और तुम उसे ध्यान से रखना ताकि वो किसी भी हालत में बाहर ना जा पाए, क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ख़राब है ना, और अगर बाहर जाएगी तो उसकी तबीयत और बिगड़ जाएगी, पता है ना। मैं आती हूँ। तो उन्होंने ऐसे बोल के मानो जल्दी में रेडी वगैरह होके तुरंत ऑफिस के लिए निकल जाती। और क्या बोलो यार, इधर ऑफिस जाके तो मानो उन्होंने कुछ लोगों के सामने ऑफिस की सब कुछ तोड़फोड़ करने लग जाती और गुस्से से कहती, साला गद्दार हराम खोरो, मैंने तुम लोगों को पैसा इसलिए नहीं दिया था कि वो लड़की कुछ दिन घूम फिरने के बाद अपनी घर आराम से लौटा सकती है। मैंने तुम लोगों को पैसा इसलिए दिया था ताकि वो लड़की हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, ऐसा कि पुलिस भी उसे ढूंढ ना सके। और तुम सब की सब क्या किया, इतनी सारे लोग हो गए भी एक लड़की को कुछ नहीं कर पाया, वो आराम से घर आ गया, वो भी चल के खुद के पैर पे। तो तुम लोग क्या किया, खड़ी चटनी की तरह उंगलियां चाटी थी? हाँ इतनी सारी पैसा देने के बाद भी बताओ मुझे वो बस कैसे गया? हाँ तुम लोग बोला था ना क्यों हमेशा के लिए ख़त्म हो गई, तो फिर अचानक वो जिंदा कैसे हो गई और घर लौट कैसे आई, बताओ मुझे।
तो इतने में ही उनमें से एक आदमी कहती, ओहे तो बॉस, हमारे भी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, जबकि हम खुद उसे गाड़ी के साथ ब्रिज के ऊपर से गिरा दिया था, फिर भी वो फंस कैसे गया? सच में हमें भी कुछ नहीं समझ आ रहा है। तो क्या बोलो, उन लोगों के बात सुन के तो मानो उन्हें और ज़्यादा गुस्सा आने लगती कि यार, इतने परफेक्ट प्लान करने के बाद भी वो बस कैसे जाती है हर बार। तो इतने में उनमें से उन लोगों की जो लीडर होती है ना, उन्होंने कहती, कोई ना बस, अब बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, अब तो सिर्फ यही चाहती है ना कि वो लड़की बस हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। तो मैं आपको वादा करती हूँ, और इस बार आपको कोई पैसा भी नहीं देना पड़ेगा। जब वो ख़त्म हो जाएगी ना, मैं आपको उसकी बॉडी दिखाऊंगी, फिर कहना। ओके, अभी के लिए हम चलती है, और हाँ, बहुत जल्दी अब खुशी की बात सुनेंगे, और ये सिर्फ मेरा बात नहीं, मेरा वादा है, याद रखना। हाँ, तो वो लोग ऐसे बोल के मानो वहाँ से चले जाती, और वो लोग चाहते ही उन्होंने गुस्से से कहती, हाँ हाँ, खुशी की बात, ये खुशी की बात ना शायद मेरी ज़िंदगी में कभी नहीं आएगी, मैं कभी नहीं सुन पाऊंगी। पता नहीं इतनी कोशिश करने के बाद भी वो हर बार बस कैसे जाती है यार। कहीं उसके ऊपर वाला के दूध की कोई छाया तो नहीं रहती है, जो हर बार मेरी प्लान को बर्बाद कर देती है, तमाम कर देती है। हाँ, पर जो भी है, अगर इस बार भी कम नहीं हुआ ना, तो उसके बाद मैं खुद ही अपनी हाथों से उसकी जान ले लूँगी। हाँ, और उसके बाद सारी प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ मेरी होगी, सिर्फ मेरी अकेले की, और किसी की नहीं। और मैं इसकी हिस्सा किसी को दूंगी भी नहीं, और किसे दूंगी? अगर वो मर जाएगी तब तो हमारी खानदान में और कोई होगी ही नहीं ना, तो ये सिर्फ और सिर्फ मेरी होगी, क्योंकि दूसरी कोई वारिस ही नहीं होगी, सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। और मुझे किसी की दया पे, किसी के घर पे भी नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ मेरी है, सब कुछ सिर्फ मेरी। घर, पैसा, बिजनेस, मतलब सबकी मालिक सिर्फ एक होंगी, सिर्फ एक, और वो सिर्फ और सिर्फ मैं, सिर्फ मैं। पर पता नहीं मेरा ये सपना, मेरा ये अरमान कब पूरी होगी और कैसे पूरी होगी। जब तक ये लड़की जिंदा है ना, तब तक कभी नहीं होगी, कभी नहीं। तो मानो उन्होंने ऐसे बोल के गुस्से से मानो फिर से प्लान करने लग जाती है ना मधु को ख़त्म करने की। तो क्या बोलो यार, यहाँ पे हमें पता चलता कि ये जो भी इंसान है ना, इन्होंने मानो चश्मे जिस तरह का दिखावा करी थी ना कि प्यार करना, प्यार करना, फिक्र करना, पर असल में उन्होंने उतना है ही नहीं, क्योंकि उससे बस प्रॉपर्टी से मतलब है, न कि अपनी मरा हुआ भाई भाभी की एकलौती बेटी पे, एकलौती बच्ची पे। हाँ गाइस, तो यहाँ पे हमें पता चलता कि ये जो मधु को मारने की, उसे ख़त्म करने की प्लान कर रहा था ना, ये चश्मे और कोई नहीं है गाइस, ये तो मानो उसी की खुद की खून है, उसकी खुद की बहुत करीबी अपना है, मानिए उसी की पापा का अपना ही छोटी भाई, मेरा मतलब कि उसी की अपना चाचा है, जो कि अपने भाई की इकलौती बेटी को ख़त्म करके सारी प्रॉपर्टी हड़पना चाहती है। मानो सारी प्रॉपर्टी की खुद अकेली मलिक बनना चाहती है, वो भी अपनी इकलौती भतीजी को ख़त्म करके। तो क्या बोलूँ गाइस, मुझे लगता है सिर्फ यहाँ मेरी स्टोरी में नहीं, मानो हर जगह पे, हर फैमिली में सिर्फ और सिर्फ पैसा, घर, जायदाद, बिजनेस, मानो सब के लिए हमारी फैमिली में अचानक काफ़ी सारी दुश्मन पैदा हो जाती है। क्या बोलो यार, जैसे अभी अभी हमारी स्टोरी में भी मधु की चाचा को भी बिल्कुल वही चाहिए था, सिर्फ और सिर्फ जायदाद, बिजनेस, प्रॉपर्टी। और क्या बोलो, इन्होंने तो सिर्फ एक ही था ना, इसलिए इन्होंने सब कुछ सिर्फ एक लिए हड़पना चाह रही थी। पर जिस फैमिली में काफ़ी सारे लोग होती है, वह तो मानो किसी को पैसा चाहिए तो किसी का घर चाहिए, किसी को बिजनेस चाहिए, हर जगह पे हर टाइम बस ऐसे ही चलती रहती है।
और क्या बोलो यार, खस करके जिसके पास बहुत सारे पैसा और काफ़ी सारी जायदाद होती है ना यार, क्या बोलो, उस फैमिली में तो मानो कोई ना कोई घर पर जरूर होनी है, पक्का। खैर यहाँ पे तो हमें पता चल ही जाता है ना कि वो जो भी है बस मधु को मारना चाहती है। और उन्होंने दूर की कोई नहीं है यार, उसकी खुद की अपना चाचा है, खुद की खून है, जो कि किसी को भी नहीं पता था, नहीं मालूम था, सबकी सब पूरी की पूरी अनजान था कि उसकी चाचा भी ऐसा कर सकती है। मानो उन्होंने सिर्फ सारी प्रॉपर्टी खुद के नाम करने के लिए, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी की खुद अकेले मालिक होने के लिए, उनके सपने के लिए इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी, इतनी बड़ी गद्दारी करी थी, वो भी अपनी इकलौती भतीजी के साथ। और तो और क्या बोले यार, अगर खुद की चाचा ऐसी कर सकती है तब तो शायद दूसरी भी कर सकती है ना। जैसे मानो उसके घर की उस औरत, जबकि हमें थोड़ी देर पहले ही पता चला कि उसकी मम्मा पापा दोनों ही मर चुकी है, तो फिर मधु के घर पे रहने वाली उस औरत कौन है? तो मानो यहाँ पे हमें उस औरत के बारे में भी पता चल जाता कि उन्होंने मधु की अपना कुछ नहीं लगती, अपनी खून की भी कुछ नहीं है, जस्ट उसकी मम्मा का जान पहचान का। मानो उन्होंने मधु की माँ को बहुत सम्मान करती थी, उन्हें बहुत मानती थी, मानो उनकी हर बात सुनती थी। और उन्होंने मरते वक्त उनके हाथ पकड़ के बोला था, अगर मुझे कुछ भी हो जाए तो तू हमेशा मेरी छोटी सी बच्ची की ध्यान रखना, माँ की तरह, अपनी बच्ची की तरह हमेशा उसके साथ रहना, उसे बहुत सारा प्यार देना और उसे कभी छोड़ के मत जाना। और मानो तब से उस औरत ने आज तक हमेशा मधु को अपनी बेटी की तरह प्यार करते हुए, देखभाल करते हुए आ रही थी। और मानो आज तक सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए घर पे मधु को कोई भी किसी भी तरह नुकसान नहीं पहुंचा पाया, क्योंकि उन्होंने काफ़ी रात तक जागा हुआ करती थी। और क्या बोलो, मानो उन्होंने मधु की ध्यान रात में कुछ ज़्यादा ही रखती थी, पता नहीं क्यों, उन्हें कुछ पता चल गया था या फिर नहीं, वो तो हम में से किसी को नहीं पता। पर जब तक सबकी सब सो नहीं जाती तब तक उन्होंने भी नहीं सोने जाती। और तो और क्या बोलो यार, इसलिए तो मानो उसकी चाचा कभी कभी उन्हें बहुत डांट लगा दी थी, कभी कभी उन पर बहुत भड़क जाती कि तुम कौन हो और तुम कौन होती हो इस घर के डिसीजन लेने वाली। इस घर में जो भी डिसीजन लेना होगा ना वो मैं लूँगी, तुम नहीं, समझी ना? और हाँ, संभाल के, और अगर कोई भी गड़बड़ की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो उन्होंने ऐसे काफ़ी टाइम उन्हें बहुत ज़्यादा धमकाती थी, पर तब तो मानो हमारे मधु बहुत ज़्यादा छोटी थी। पर अब तो मानो मधु बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुकी है ना, ऐसी बड़ा हो चुकी है कि अब खुद अपने पापा के बिजनेस भी संभालने लगी है। और क्या बोलो, मानो मधु बड़ा होने के साथ साथ उसकी चाचा उन्हें धमकाना भी धीरे धीरे छोड़ दी, क्योंकि उन्हें पता चल गया कि मैं कुछ भी क्यों ना कर जाऊं, पर फिर भी ये औरत यहाँ से जाने वाली नहीं है। और अगर उस औरत को किसी भी तरह फंसा दूँ या फिर कुछ ज़बरदस्ती करूँ, बाद में ना ऐसा हो कि उल्टा उस औरत ने यहाँ पे रह जाए और मुझे यहाँ से जाना पड़े। इसलिए उन्होंने आखिरी कोशिश भी छोड़ दी थी और सबके साथ अच्छे से बिहेव करने लग जाती, दिखाने के लिए कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मधु की बहुत फिक्र करती हूँ। खैर उस औरत ने मधु की बहुत अच्छे से ख्याल रख रही थी, उन्होंने खुद अपने हाथों से मधु को खाना खिला रही थी, मेडिसिन भी खिला दी थी। और फिर कहती, हाँ बेटा अब बताओ तुम्हें कैसा फील हो रहा है, थोड़ा अच्छा लग रही है ना, या फिर कोई दर्द वगैरह हो रहा है? अगर हो रहा है तो फिर से डॉक्टर को बुलाऊं। तो इतने में मधु मुस्कुराते हुए धीरे धीरे खड़ी होती, थोड़ा इधर उधर चलने लगती और फिर कहती, थोड़ा चल के देखा ना, अरे आंटी मैं बहुत मस्त हूँ, देखो मैं एकदम फिट हूँ। तो मधु की बात सुन के उन्होंने हंस दी कि अच्छा तो मेरी बेटी बहुत मस्त है,
पर देख के तो नहीं लगता, देख के तो ऐसा लगता है कि मेरी बेटी बहुत ज़्यादा वीक पड़ गई है ना। तो उन्होंने ऐसा बोले रही थी, पर इतने में अचानक उन्हें याद आ जाती कि यार शिट, उस डॉक्टर ने तो बोला था कि जो भी हुआ पर उसे अभी उन सब चीज़ के बारे में कुछ याद मत दिलाना। हो सकती है वो सब सोच सोच के उसकी दिमागी हालत कुछ और ख़राब हो जाए, फिर तो उसकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ जाएगी ना। तो उन्होंने ऐसे ही सोच के एकदम से रुक जाती। तो फिर मधु कहती, अरे आंटी आप क्या कह रही है, और मैं कहाँ वीक पड़ गई, मैं तो ठीक ठाक ही हूँ ना, देखिए अच्छे से। तो उन्होंने हंस दी कि हाँ बाबा ठीक है, पर आप थोड़ा फिर से आराम कर लो, और अगर थोड़ा और रेस्ट करोगी तब और ज़्यादा अच्छा लगेगी पागल। तो इतने में मधु ने हक कर ली थी और फिर कहती, मुझे और कोई रेस्ट नहीं करनी आंटी प्लीज़, मुझे बस आपको हक करना है। तो वो ऐसे बोल के उन्हें टाइटली हक कर ली थी और फिर कहती, पता है आंटी मुझे ऐसे फील हो रही है जैसे मैं आपको काफ़ी दिनों के बाद हक कर ली, और सांस को तो आपको हक करने के बाद मुझसे बहुत सुकून मिलती है, मुझे बहुत अच्छा है, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं आपको नहीं, मैंने अपनी माँ को हक किया हुआ। तो इतने में ही उन्होंने मधु की तरफ घूमती और फिर मधु को थोड़ा सा खुद से दूर करती और फिर कहती, अच्छा इसकी मतलब मैं सिर्फ तुम्हारी आंटी हूँ और कुछ नहीं। अगर मैं किसी की कुछ नहीं लगती तो फिर यहाँ रह के मैं क्या ही करूँगी, मैं घर से चले जाती हूँ। हाँ छोड़ो मुझे, जाने दो यहाँ से। तो मधु उन्हें और कस के हका लेती और फिर कहती, मैं तो आपको कहीं नहीं जाने दूँगी, और वैसे भी अपनी बच्ची को छोड़ के अब कहाँ ही जाओगे, बाद में तो आना ही पड़ेगा ना, जब खुद ही पता चलेगी कि मैं खाना नहीं खाया, मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ, तब तो भाग के आना पड़ेगा ना। इसलिए कह रही हूँ ज़्यादा बाव मत खाओ, कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं। ओके तो आप जाइए और मेरे लिए एक अच्छा सा ऑफिस की ड्रेस निकालिए, मुझे ऑफिस जाना है। और वैसे भी पता नहीं मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है जैसे मैं काफ़ी दिनों से ऑफिस भी नहीं गई। ऐसा है कि आंटी कि मैं सच में काफ़ी दिनों से ऑफिस नहीं गया। तो ये बात सुन के तो मानो उन्होंने थोड़ा घबराने लग जाती कि अब क्या बोलो, डॉक्टर ने तो बोला था कि अभी कुछ मत बताना, पहले उसकी सर की जख्म ठीक हो जाए फिर मैं खुद ही उसे बता दूंगी। तो उन्होंने ऐसे बोलकर ना मानो दिल ही दिल में कुछ सोचने लग जाती। तो फिर मधु कहती, अरे आंटी क्या हुआ, अब शायद कुछ सोच रही है ना, क्या सोच रही है। तो फिर उन्होंने थोड़ा घबराते हुए कहती, अरे नहीं बेटा, मैं तो बस। तो उन्होंने ऐसे बोले रही थी, पर इतने में ही मधु के रूम में मतलब उसके रूम में लैंडलाइन पे कॉल आ जाती। तो पहले रिंग पे कॉल उठा लेती कि हाँ बोलो क्या हुआ, जिस पे उन्होंने मधु को कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी और फिर कहती, अरे मैम अब इतने दिन कहाँ थी, अगर अभी भी ऑफिस में नहीं आया ना तब तो समझ लो आपकी पापा की कपड़े की कंपनी हमेशा के लिए गई। जिस पे मधु थोड़ा गुस्से से कहती, क्या कह रही हो, क्या मतलब कि गई। हाँ वो सिर्फ हमारी कंपनी नहीं है, मेरा पापा की सपना है, मेरी पापा की सपना मैं ऐसे कैसे जाने दूँ। हाँ मैं अभी आ रही हूँ, मतलब मैं अभी आ रही हूँ, समझे तुम। तो वो ऐसे बोल के गुस्से से कल कट कर दी थी और फिर कहती, आंटी मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मुझे अभी जाना होगा, अब प्लीज़ जल्दी से मेरी कपड़ा निकाल दीजिए। तो बस ऐसे बोलती और जल्दी में वॉशरूम चले जाती है ना शावर लेने के लिए। पर क्या बोलो यार, वो तो मानो अब तक सच में कुछ नोट ही नहीं किया था ना। पर क्या बोलो वो जैसे शावर लेने जाती है ना, ओह माय गॉड, मानो वो एकदम से शॉक्ड हो जाती, एकदम से हैरान हो जाती, क्योंकि वो जो पहना हुआ था ना कामीज वगैरह वो तो मानो सारी ज़िंदगी में भी कभी नहीं पहना था, और मानो उसके गले में भी वही खंची की चेन भी था ना के अल्फ़ाबेट का। तो क्या बोलो यार, ये देख के तो मानो वो थोड़ा और ज़्यादा शॉक्ड हो जाती कि यार ये क्या है, वो भी इतनी सस्ता वाला,
तो क्या बोलो यार, ये सब देख देख के तो मानो मधु सच में बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती, उसे बहुत ज़्यादा शौक लग जाती कि यार ये क्या है, मैं और ये सब, यार मुझे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मेरी बदन पे सब कैसे आई, कहीं मैं कहीं गई तो नहीं थी, नहीं नहीं नहीं, मैं कहाँ जाऊँगी, मैं तो कहीं नहीं गई, तो फिर इतनी खुश कहाँ से आई, तो क्या बोलूँ यार, वो शावर कैसे लेगी, ये सब सोच के तो मानो उसकी दिमाग और ज़्यादा ख़राब हो रही थी कि यार इतनी सारी चीज़ें वो भी मेरे बदन पे कैसे आई। तो ऐसे ही सोच रही थी क्योंकि उसके पास तो मानो काफ़ी सारी पैसा था, और सिर्फ पैसा किया यार, मानो शहर की अमीर लोगों में से एक थी। तो और क्या बोलूँ यार, आप लोग ही बताइए ना, इतनी अमीर हो के इतनी सस्ते वाली चीज़ें थोड़ी पहनेगी, और उसकी हर सामान, हर चीज़, हर ड्रेस की कीमत भी तो लाखों के ऊपर थी ना। फिर दिल में कहती कोई ना, बाहर जाके मैं आंटी से पूछ लूँगी कि ये कहाँ से आई। पर जैसे बाहर आती है ना तो देखती कि यार उसकी आंटी तो रूम में है ही नहीं। मानो उन्होंने मधु की सारी कपड़ा वगैरह बाहर निकाल के बाहर चले गए थी। तो तभी उसे याद आ जाती कि यार शिट, मुझे तो अभी अभी ऑफिस जाना होगा ना, बहुत ज़रूरी काम है, और ये तो बहुत बड़ी नुकसान हो जाएगी। मेरी पापा का सपना, नहीं नहीं नहीं, मैं मेरी पापा की सपना ऐसे कैसे बर्बाद होने देख सकती, मुझे अभी जाना होगा, मुझे अभी जाना होगा। तो वो ऐसे बोल के मानो जल्दी जल्दी में रेडी होके बाहर आ जाती, और मानो वो बाहर आते ही अपनी आंटी को बुलाने लग जाती कि आंटी आंटी कहाँ गई आप, इधर तो आइए, मुझे लेट हो रहा है। तो इतने में उन्होंने किचन से कहती हाँ बेटा आ रही हूँ। तो उन्होंने ऐसे बोल के किचन से बाहर आती है ना, अपने हाथ को साफ करते हुए, और फिर कहती हाँ क्या हुआ बेटा। तो उन्होंने ऐसे बोल के मानो अचानक मधु की फेस की तरफ देखती, और फिर कहती वाह बेटा, सच में तुम बहुत सुंदर लग रही हो, बहुत सुंदर, पर देखो आज भी तुम बिल्कुल पहले की तरह ही रेडी होकर ऑफिस जा रही हो। तो क्या बोलूँ यार, उन्होंने जैसे ये बोलती है ना, ओह माय गॉड। तो इतने में ही मधु कहती क्या मतलब कि पहले की तरह, मैं तो डेली ऐसे ही ऑफिस जाया करती हूँ ना, तो फिर आप अचानक ऐसे क्यों बोल रही हो। तो ये बात सुन के तो मानो उन्होंने थोड़ा हड़बड़ा जाती, और फिर कहती नहीं बेटा, ओह मेरा मतलब कि तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं था ना, इसीलिए। तो इतने में ही उसकी जो ड्राइवर था ना, उन्होंने आ जाती, और उन्होंने आते ही कहती श्रुति मैम आपकी गाड़ी रेडी है। तो ऐसे ही कहती तुम वो फाइल लेके जाओ, मैं आती हूँ। तो उस ड्राइवर ने उसकी फाइल वगैरह लेके वहाँ से चले जाती। तो उसके बाद श्रुति अपनी आंटी को बाय बोलती कि आंटी मैं आती हूँ, बाय। तो फिर उन्होंने भी कहती बेटा संभल के जाना। और वो मैं कह रही थी कि अगर हो सके तो 2 गार्ड साथ रख लेना, देख रही हो ना एक एक करके तुम पर कितनी बार अटैक हो रहा है। जिस पे श्रुति भी कहती देखती हूँ, चलती हूँ, बाय। तो ऐसे बोल के मानो ऑफिस के लिए अपनी गार्ड से निकल जाती। तो क्या बोलो यार, यहाँ पे मानो हमें पता चलता है कि हम अब तक जिससे मधु कह रही थी, मधु नाम से बुला रही थी, पर क्या बोलो यार उसका असली नाम तो कुछ और ही है, जो सिर्फ हमें क्या जिसका नाम है मानो उसे भी बिल्कुल याद नहीं था कि उसका नाम श्रुति है, मतलब श्रुति खन्ना। और वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन की एकलौती वारिस है, मानो एकलौती बेटी थी। और अब नहीं उसकी मम्मा जिंदा थी और नहीं उसका पापा, मतलब वो दोनों ही मर चुकी थी। श्रुति ऑफिस के लिए घर से निकल जाती, और इधर तो मानो उसकी आंटी उन्होंने बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी, क्योंकि सच में एक बात छुपाने के लिए इंसान को काफ़ी सारी झूठ कहना पड़ती है ना। उसके बाद उन्होंने दिल में सोचती कि नहीं, मैं और झूठ नहीं बोल सकती, चाहे कुछ भी हो जाए,
उसे जानने की पूरी हक है। उसे जानना चाहिए, उसे भी मालूम होना चाहिए ना कि उसकी ज़िंदगी से सिर्फ एक दिन नहीं गुजरा, उसकी ज़िंदगी से 7-8 महीने गुजर गई। और तो और ये भी तो जानना चाहिए ना कि वो इतनी दिन कहाँ थी, किसके साथ थी, कैसी हालत में थी। हाँ, उसे सब कुछ बताना चाहिए। मैं आज ही उसे सब कुछ बता दूंगी, मैं सब कुछ बता दूंगी। पहले वो घर आ जाए, फिर मैं उसे सब सच बता दूंगी, सब बता दूंगी। तो मानो उन्होंने ऐसे बोल के फिर से कुछ काम करने लग जाती। और इधर हमारी प्यारी सी कांची, और तो मानो दीवाना की तरह, एक आशिकी की तरह, मानो अब तक अपनी जान को, अपने प्यार को, अपनी मधु को ढूंढने जा रही थी और ढूंढ के पागल हो रही थी। और जब मानो वो अपने प्यार को कहीं पे ना पाके पूरी तरह से निराश हो जाती है ना, तब तो मानो फिर से वो दारू पीना स्टार्ट कर देती। सो हे गाइस, इसके आगे की पार्ट देखते हो नेक्स्ट वीडियो पे, और देखते हो इसके आने वाले पार्ट में क्या होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया और शेयर नहीं किया तो किस बात की देरी है यार, जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके टाटा एंड बाय बाय। सो टेक केयर गाइस, बाय बाय।